अध्याय 27। उस दिन उन दोनों ने साथ में खाना खाया और फिर साथ में सोए। अब जबकि ट्रांग लेकयेन का पेट बड़ा हो गया था, फोंग कैन का कुछ और करने का मूड नहीं था। लेकिन रात लंबी और ठंडी थी। उसके बगल में एक महिला होना जो उसे शांति से सोने में मदद कर सके, उसके लिए पहले से ही एक आरामदायक बात थी। आधी रात में वह पहले से ही सो गया था। अचानक उसने ट्रांग लेकयेन को दर्द से एक नरम चीख निकालते हुए सुना। अपनी आंखें खोलीं और दूसरे व्यक्ति को सांस लेते हुए सुना। क्या हुआ? क्या मैं तुम्हें जगा दूं? ट्रांग लेकयेन ने गहरी सांस ली। मेरे पैर में ऐंठन है, यह एक पल में ठीक हो जाएगी। महाराज, कृपया सो जाइए। यह सुनकर फोंग कैन उठ बैठी, अपनी पिंडली को उठाया, उस पर एक असामान्य गांठ देखी और उसे धीरे से मालिश किया। इसे थोड़ा सहन करो, मालिश करो और दर्द तुरंत दूर हो जाएगा। उसके हाथ के नीचे एक छोटा पैर और चिकनी, मुलायम त्वचा थी, लेकिन उसके मन में कोई अस्पष्ट विचार नहीं था। दूसरे पक्ष को दर्द को रोकने की कोशिश करते हुए देखकर फोंग कैन ने धीरे से कहा, यह बच्चा बहुत ज्यादा है। इससे साबित होता है कि हमारा बच्चा बहुत बुद्धिमान है। ट्रांग लेकयेन ने तुरंत जवाब दिया, वह अभी बच्चा है, उसे अभी कुछ भी नहीं पता है। यह सिर्फ कैल्शियम की कमी थी। यह देखकर कि दूसरे पक्ष को यह समझ में नहीं आया कि कैल्शियम की कमी क्या होती है, उसने चतुराई से आगे कुछ नहीं बताया। यह देखकर कि बच्चे का जिक्र करते ही ट्रांग लेकयेन का उत्साह बढ़ गया। फोंग कैन ने असहाय होकर मुस्कुराते हुए उसके पैरों को नीचे रखा जो सामान्य हो गए थे, बिस्तर पर वापस लेट गया और उसे अपने आलिंगन में खींच लिया। लगता है कि मैं अब तुम्हें डांट नहीं सकता, वरना तुम निश्चित रूप से खंडन करने के लिए ढेर सारे कारण ढूंढ लोगी। ऐसी कोई बात नहीं है, ट्रांग लेकयेन हकलाते हुए बोला। आप बच्चे के पिता हैं। लोग कहते हैं, सख्त पिता, कोमल माँ। आप सख्त भूमिका निभाने के लिए जिम्मेदार हैं। मैं उसके साथ कोमल रहने के लिए जिम्मेदार हूँ। तो फिर क्या तुम मुझसे नहीं डरोगे? फोंग कैन को अचानक महारानी डोवगर की याद आ गई। वह हमेशा उसके साथ सख्त रहती थी, मानो उसका क्राउन प्रिंस बनना और फिर सिंहासन पर चढ़ना उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात थी। अब उनके बीच बहुत ज्यादा मातृ प्रेम नहीं बचा था। महारानी डोवगर दीप परिवार की रक्षा करना चाहती थी, जबकि वह एक ऐसा सम्राट बनना चाहता था जो किसी भी शक्ति से प्रभावित न हो। यह उनके बीच एक दुर्गम संघर्ष था। इस बच्चे की मां ट्रांग लेकयेन की तरह अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए समर्पित थी, जो पहले से ही उससे बहुत भाग्यशाली था। नहीं, अगर आप किसी के साथ सच में अच्छा व्यवहार करते हैं, तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से जान जाएगा। केवल एक मूर्ख ही यह नहीं समझ पाएगा। ट्रांग लेकयेन ने जम्हाई लेते हुए कहा, मुझे विश्वास है कि हम अपने बच्चे को अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं। सो जाओ। फोंग कैन ने उसकी पीठ थपथपाई। उसके दिल में जो घाव था, उसे हम शब्द ने हल्का कर दिया। अगली सुबह फोंग कैन जल्दी से अदालत गया, लेकिन पूरे समय उसने सुपरिवार के मामले का जिक्र नहीं किया। अदालत में सभी अधिकारी बहुत चौकस थे, इस मामले को छूते तक नहीं। एक ऐसा मामला जिसका अंत पहले ही स्पष्ट हो चुका था। वे इतने मूर्ख नहीं थे कि सम्राट को परेशान करने के लिए इसे सामने लाएं। भले ही शाही कुलीन पत्नी शू की आत्महत्या की खबर पूरे महल में फैल गई थी। हाल के वर्षों में सम्राट की प्रतिष्ठा और अधिक बढ़ गई थी। उन्होंने सम्राट के क्रोध को स्वीकार करने की भी हिम्मत नहीं की। केवल एक चीज जो वे कर सकते थे वह थी आज्ञाकारी रूप से अपना काम अच्छी तरह से पूरा करना और सम्राट को नाराज नहीं करना। दरबार के बाद जैसे ही फेंग जिन कियानझेंग पैलेस में वापस आया, महारानी आ गई। फोंग कैन ने फीनिक्स कढ़ाई वाला लबादा पहने रानी को देखा और पूछा, आप यहाँ क्यों हैं? रानी,
रानी ने सम्राट के शांत भाव को देखा और अचानक उसे एहसास हुआ कि सम्राट ने न जाने कब से उसे थाई फू कहना बंद कर दिया था, केवल महारानी कहकर पुकारना शुरू कर दिया था। उसने शुरू करने से पहले शांत होने की कोशिश की। महाराज, शाही कुलीन पत्नी थुक जाग गई है, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं है। नौकरों से कहो कि वे सावधान रहें। फोंग कैन की अभिव्यक्ति नहीं बदली। उसने एक स्मारक उठाया, पढ़ने के लिए अपना सिर नीचे किया। अब महारानी की ओर नहीं देखा। वह एक महान उपपत्नी है, उसे अभी भी एक महान उपपत्नी की तरह दिखना चाहिए। शायद इसलिए कि इस समय फेंग जिन की अभिव्यक्ति बहुत शांत थी, इतनी शांत कि इससे महारानी घबरा गईं। उन्होंने अचानक कहा, महाराज, सुपरिवार सुपरिवार का शाही कुलीन पत्नी शू के साथ क्या संबंध है? फेंग जिन ने महारानी की ओर देखा। आपको अन्य मामलों में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, बस हरम को अच्छी तरह से प्रबंधित करें। यह सही है। हाय हुआ महल में उसने किसी को इसकी सावधानीपूर्वक देखभाल करने के लिए भेजा था। हाँ, रानी को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसकी छाती पर दबाव डाल रहा है, जिससे उसे घुटन महसूस हो रही है। उसने जल्दी से झुककर अलविदा कहा, मैं विदा लेती हूँ। हाँ, रानी ने अपना सिर उठाया और देखा कि सम्राट पुनः ज्ञापन पढ़ने के लिए नीचे झुके हैं, इसलिए वह चुपचाप वहां से चली गई। हुआनोक, किसी को बुलाकर ट्रुंग तिन्ह महल से कहो, अंथान महल के साथ लापरवाही मत करो। अगर मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो तुम्हारी पूरी निष्ठा से सेवा नहीं करता है, तो मैं उन सभी को दंडित करूंगी। महारानी ने अपनी आंखों के सामने शाही उद्यान को देखा और समान रूप से एक वाक्य कहा। हुआनगोक के आज्ञा पालन के बाद उसने चिंतित होकर पूछा, महाराज, अब जब शाही कुलीन पत्नी थुक सत्ता से गिर गई है, तो आपको उस पर अपना समय और प्रयास बर्बाद करने की क्या जरूरत है? हम दोनों औरतें हैं, मैं इस समय तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल क्यों बनाऊं? रानी ने घास और पेड़ों को देखा जिन पर वसंत उगाया था। उसका चेहरा उदास था। शू नोबल कंसोर्ट का परिवार गिर गया था। वह नहीं जानती थी कि इसके बाद उसके ट्रियो परिवार का क्या होगा। आपकी उपपत्नी रानी को नमस्कार करती है। रानी ने अपने सामने खड़ी महिला की ओर देखा, एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर बोली, थिएन उई नगी यहाँ क्यों है? महाराज, मैं कुछ दिन पहले बीमार हो गया था और बहुत देर तक अपने कमरे में ही रहा। पिछले 2 दिनों से मौसम अच्छा है, इसलिए मैं बाहर जाकर ताज़ी हवा लेना चाहता था। थिएन उई नगी ने घुटने टेके और कहा, मुझे यहाँ महारानी से मिलने की उम्मीद नहीं थी। हाँ, मैं काफी समय से अपने कमरे में ही हूँ। थोड़ा बाहर निकलना अच्छा है, ताकि घुटन और उलझन महसूस न हो, न पता चले कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। रानी ने थोड़ा सिर हिलाया। उठो, औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। थीन उई नगी ने महल की नौकरानी का हाथ पकड़ लिया और सीधे खड़ी हो गई। रानी ने उसकी ओर देखा, मानो उसे थुक क्वी फी की वह सूरत याद आ रही हो जब उसे पहली बार आशीर्वाद मिला था। थिएन उई नगी की स्थिति उस वर्ष के थुक क्वी फी से अभी भी बहुत खराब है। महाराज के शब्द, मैं उन्हें ध्यान में रखूंगा। थिन उई नगी ने दूसरी बार घुटने टेके, अपना सिर उठाया और रानी की ओर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुना है कि थुक क्वी फी ठीक नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह अब बेहतर है? तुम अनथान महल क्यों नहीं जाते? रानी ने शांति से कहा, मुझे अभी भी कुछ काम करने हैं, तुम अब जा सकते हो। हाँ, थिएन उई नगी का चेहरा थोड़ा बदल गया, लेकिन वह केवल आज्ञाकारी रूप से पीछे हट सकती थी। यद्यपि वह इसी स्थान से होकर जाना चाहती थी, परंतु रानी ने उसे कहीं और जाने को कहा, इसलिए वह केवल यहीं जा सकी। वह शाही उपपत्नी वास्तव में। हुआनोक ने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया, लेकिन वह सिर्फ एक गुलाम थी, आगे बोलने में असमर्थ थी। बस एक मूर्ख जो सोचता है कि उसके पास एक अवसर है। रानी ने ठंडे स्वर में कहा,
एक जोकर, इससे अधिक कुछ नहीं। भले ही शाही उपपत्नी थुक अब पसंदीदा नहीं है, महल में अभी भी शाही उपपत्नी चियू और शाही उपपत्नी न्यू है। उसकी बारी कब आएगी? पहले मुझे लगता था कि उसके पास दिमाग है, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि वह बिल्कुल वैसा ही था। शाही उपपत्नी थुक के जागने के कुछ दिनों बाद उसके बड़े भाई को गो मोन के बाहर धकेल दिया गया और उसका सिर काट दिया गया। तब से एनकिंग पैलेस एक शांत जगह बन गया है, यहाँ तक कि महल की नौकरानियां और अंदर के हिजड़े भी शायद ही कभी बाहर जाते हैं। जनवरी बीतने के साथ महल के लोगों ने धीरे धीरे इस तथ्य को अपना लिया कि शाही उपपत्नी शू अब पसंदीदा नहीं थी, और उपपत्नी सू ने लापरवाही से बात करने की हिम्मत नहीं की और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर दिखाई देने की भी हिम्मत नहीं की। शाही कुलीन पत्नी शू के संरक्षण के बिना वह सिर्फ एक बदनाम उपपत्नी बनकर रह जाएगी। इस समय शीहे महल में एक और घटना घटी, जो न तो बड़ी थी और न ही छोटी। माली नपुंसक ने पाया कि नए आए फूलों के गमलों में मिट्टी सामान्य नहीं थी। अंत में झुआंगलुओ ने एक शाही चिकित्सक को जांचने के लिए बुलाया और तुरंत एक भयानक मामले की खोज की। इस मिट्टी को कुछ औषधीय पानी में भिगोया गया था। यह सामान्य लग रहा था, लेकिन अगर लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है तो यह लोगों को धीरे धीरे कमजोर बना सकता है, यहाँ तक कि वह केवल एक अनुभवी फूलों की सूचना देता है। झुआंगलोन द्वारा, लेकिन उसे भी पदोन्नत किया गया था। मिट्टी और फूलों के बर्तन में कुछ भी असामान्य नहीं था, लेकिन नई मिट्टी में कुछ था। इसलिए यह देखा जा सकता है कि यह व्यक्ति बहुत सावधान था, क्योंकि फूलों के बर्तन की जांच की जाएगी और मिट्टी को पता नहीं था, चाहे यह जानबूझकर किया गया हो या नहीं। लेकिन इतना बड़ा अंतर था जिसने दूसरों को कार्रवाई करने का अवसर दिया। ट्रांग लैक-येन मुस्कुराई जब उसने यार्ड में रखे फूलों के गमले को देखा। बागवानी के अनुभव वाले किसी हिजड़े को खोजने की कोशिश करना वास्तव में उसका समय बर्बाद नहीं था। इतना दुर्लभ अवसर, मुझे आश्चर्य है कि इसे कौन प्राप्त करेगा। क्या कहा आपने? क्या शाही उपपत्नी चियू के महल में रखे फूलों के गमलों में लोगों के लिए कुछ हानिकारक है? महारानी के चेहरे का रंग बदल गया। वह जल्दी से अपने पास बैठे सम्राट की ओर मुड़ी और डरते हुए बोली, महाराज, कोई किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह का तरीका कैसे अपना सकता है? फोंग कैन ने चुपचाप रानी की ओर देखा। आप नहीं जानती। मैं कैसे जानूंगा? गाड़ी हाय हुआ महल में गई थी। मूल रूप से महारानी को ट्रांग लैक-येन के बारे में बात करने के लिए यहाँ बुलाया गया था। अप्रत्याशित रूप से बातचीत शुरू होने से पहले उसने बुरी खबर सुनी। महारानी चौंक गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह जल्दी से सम्राट के पीछे चली गई, मन ही मन खुद को भाग्यशाली महसूस कर रही थी। सौभाग्य से ट्रांग लैक-येन ठीक था। अगर उस नपुंसक को पहले ही पता नहीं चल जाता कि कुछ गड़बड़ है, तो उसे बहुत परेशानी उठानी पड़ती। सम्राट को जल्दी से दूर जाते हुए देखकर महारानी ने आह भरी। यह उसका भाग्य था, लेकिन उसका दुख भी था। हाय हुआ महल में बड़े और छोटे नौकर आंगन के सामने घुटनों के बल बैठे थे। ट्रुंग तिन महल के लोग थे, फर्श साफ करने वाले नौकर थे, और यहाँ तक कि ऐसे नौकर भी थे जो अक्सर हाय हुआ महल के पास से गुजरते थे। ट्रांग लैक-येन एक तरफ उदासीन भाव से बैठा था, ऊपर की सीटों पर सम्राट और महारानी थे। उन दोनों के हाव भाव ट्रांग लैक-येन से बेहतर नहीं थे। जमीन पर कई टूटे हुए चाय के कप पड़े थे, जो फोंग कैन ने गुस्से में फेंके थे। अगर ट्रांग लैक-येन के पेट में बच्चा न होता, तो मुझे डर है कि इन सभी गुलामों को बाहर खींच लिया गया होता और पीटा गया होता। तुम कहते रहते हो कि तुम निर्दोष हो, तो इस गमले की मिट्टी किसने छुई? रानी ने उन दो यमदूतों की ओर देखा, जो मिट्टी को हाय हुआ पैलेस में लाए थे। गंभीर चेहरे के साथ, मिट्टी को आप दोनों ने यहाँ लाया है।
इसलिए आप सबसे संदिग्ध लोग हैं। मिट्टी अलग अलग स्थानों से लाई गई थी और प्रत्येक फूल को महल में लाया गया था। झोंगजिंग पैलेस में जमीन को लेकर कोई समस्या नहीं है, इसलिए इसे केवल शीहे पैलेस के रास्ते में ही छेड़छाड़ किया जा सकता है। यह सबसे अच्छा है कि आप सभी सच बताएं। वास्तव में आपको ऐसा करने का आदेश किसने दिया था? दोनों हिजड़े डर के मारे मर गए। उन्हें नहीं पता था कि इस जमीन पर कोई समस्या है और कौन आदेश दे रहा है। रानी की यह बात सुनकर उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें। वे सिर्फ सिर झुकाकर अपनी बेगुनाही का रोना रो सकते थे। उन्हें अपना नाम साफ करने के लिए कोई सबूत नहीं मिल पाया। आपने कहा कि आपके साथ अन्याय हुआ है, इसलिए याद करने की कोशिश करें। मिट्टी हटाने के रास्ते में क्या किसी ने उसे छुआ था या कोई आपके करीब आया था? रानी की आवाज थोड़ी नरम हो गई। ध्यान से सोचो कि उस दिन तुम्हें जमीन किसने दी थी। वे दोनों पहले से ही इतने डरे हुए थे कि उनके सिर में उथल-पुथल मच गई थी। रानी ने अचानक पूछा और वे तुरंत याद नहीं कर सके। महारानी ने उससे आगे कोई आग्रह नहीं किया। उसने बस अपना चाय का प्याला उठाया, धीरे धीरे उसे पिया, फिर अपना सिर झुकाया और ट्रांग लेक येन से कहा, सौभाग्य से किसी ने देखा कि यह असामान्य था, अन्यथा। उसे याद आया कि ट्रांग लेक येन का गर्भपात हो गया था। जिन महिलाओं का कई बार गर्भपात होता है, उनके भविष्य में बांझ होने की संभावना होती है। सौभाग्य से वह बच्चे की रक्षा करने में सक्षम थी, अन्यथा यह कैसे विकसित होता, वह वास्तव में सोचने की हिम्मत नहीं करती थी। अभी भी भयभीत भाव से विचारमग्न सम्राट की ओर देखते हुए महारानी ने चाय के प्याले को और भी कसकर पकड़ लिया। मैंने सम्राट और महारानी को चिंता में डाल दिया, ट्रांग लेक येन ने कड़वी हंसी में कहा। पिछले कुछ दिनों में महारानी को सम्मान देने के अलावा इस उपपत्नी ने कहीं और जाने की हिम्मत नहीं की। कौन जानता था कि कोई इतना खतरनाक और मुश्किल तरीका अपनाएगा। यह सुनकर रानी ने गहरी सांस ली। मिट्टी में जहर डालना वाकई एक अभूतपूर्व रणनीति थी, जिससे लोगों के लिए बचाव करना मुश्किल हो गया था। उसने लोगों को हाय हुआ महल में हर चीज की सख्ती से जांच करने का आदेश दिया, लेकिन उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। आम लोगों के तरीके के अनुसार ज्यादा से ज्यादा वे खाने पीने, कपड़े गहने, मसाले या रोजमर्रा के बर्तनों पर कार्रवाई करेंगे। जिसने भी इस तरीके के बारे में सोचा, वह वाकई भयानक था। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं निश्चित रूप से पता लगाऊंगा। फोंग कैन ने धीमी आवाज में कहा, मुझे विश्वास नहीं होता कि इस हरम में ऐसी कोई चीज है जिसका पता मैं नहीं लगा सकता। ट्रांग लेक येन ने सम्राट को यह कहते हुए सुना, केवल मुस्कुराहट को दबाया तथा वैन टीच द्वारा दिए गए हाथ गर्म करने वाले उपकरण को स्वीकार किया। मुझे आप पर भरोसा है। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी जांच न की जा सके। मुख्य बात यह है कि सम्राट जांच करना चाहता है या नहीं। महारानी ने उन दोनों लोगों की बातचीत न सुनने का नाटक किया, फिर उन दो यमदूतों की ओर मुड़ी जो डरे हुए थे और कहा, क्या तुम दोनों ने इस पर गहराई से सोचा है? क्या तुम्हें कुछ गड़बड़ नजर आती है? महाराज, हमें अभी अभी थोड़ा बहुत याद आया, एक शांत दिखने वाले हिजड़े ने जवाब दिया। हम इस जमीन को पाने के लिए सीधे प्रबंधक के पास गए। हाय हुआ पैलेस के रास्ते में हम 3 परिचितों से मिले और उनसे कुछ देर बात की। तुम दोनों को सच बताना चाहिए। अगर तुम ईमानदार नहीं हो तो मैं सीधे तुम्हें पीटूंगी। महारानी ने ट्रांग लेक येन के पहले से ही सूजे हुए पेट पर नजर डाली और अपने बाकी शब्दों को निगलते हुए कहा, तुम दोनों को अपने सिर पर ध्यान से ध्यान रखना चाहिए। हम नौकर झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते। ये 3 लोग क्रमशः शांगशी ब्यूरो से जियाओ पिंगजी, हुआन यी ब्यूरो से यू रोंग और जियाओ शीजी, वह हिजड़ा जो महारानी नोबल कंसोर्ट जियान के महल की सफाई करता है, कुलीन पत्नी जियान का जिक्र करते हुए
छोटा नपुंसक थोड़ा डरा हुआ था और उसने अपना सिर और भी नीचे कर लिया। उस समय छोटी शी जी ने भी कहा था कि शाही पत्नी झाओ वास्तव में जिज्ञासु थी। उसने बस कुछ फूल लगाए थे और फिर भी वह दूसरों को इस तरह परेशान कर रही थी। कैसा गुलाम है जो अपने मालिक के काम में दखल देने की हिम्मत कर रहा है। रानी मंद मंद मुस्कुराई। कोई उन 3 लोगों को यहाँ ले आओ। फोंग कैन चाय का प्याला थामे गहरी सोच में डूबा हुआ था। यह सुनकर उसने कहा, शाही कुलीन पत्नी हियेन को भी बुलाओ। कुछ ही देर बाद उपपत्नी हियेन आ पहुंची। बाकी 3 लोगों के बारे में तो जब वे अंदर गए तो कुछ हिजड़ों ने उन्हें घसीट कर ले जाया। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पहले भी पीटा गया हो। जब कुलीन उपपत्नी हियेन ने इन तीनों लोगों को देखा तो उसके चेहरे पर वही भाव थे। जब उसे ताजा खून की गंध आई तो वह असहजता से भौहें सिकोड़ने लगी और उसने अपने मुंह और नाक को रूमाल से ढक लिया। उसने सोचा कि सम्राट ने उसे यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि उसे महारानी के साथ हरम के मामलों को सुलझाने का अधिकार है। इसलिए वह मुस्कुराई और बोली, महाराज, मुझे आश्चर्य है कि महाराज ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। नोबल कंसोर्ट हियेन की उपस्थिति को देखते हुए ट्रांग लेक येन ने सोचा, या तो इस मामले का नोबल कंसोर्ट हियेन से कोई लेना देना नहीं है या वह इस हरम की सबसे अच्छी अभिनेत्री है। क्या आप इस हिजड़े को पहचानते हैं? फोंग कैन ने हिजड़े ट्यू ही तू की ओर इशारा किया। उसका चेहरा अभी भी भावहीन था। कुलीन पत्नी हियेन ने उसे कुछ बार ध्यान से देखा और फिर अपना सिर हिलाया। महाराज, मैं वास्तव में नहीं जानती कि यह नौकर कौन है। उपपत्नी हियेन, यह वही हिजड़ा है जो महल में झाड़ू लगाता है, रानी ने धीरे से कहा। और यह भी हो सकता है कि यह वही दुष्ट गुलाम हो जो उपपत्नी चियू का गर्भपात कराना चाहता हो। यह सुनकर कुलीन पत्नी हियेन समझ गई कि सम्राट ने उससे पूछताछ करने के लिए उसे यहाँ बुलाया है। उसके चेहरे का भाव तुरंत बदल गया और वह घुटनों के बल बैठ गई। महाराज, कृपया निष्पक्ष रहें। मैं वास्तव में इस नपुंसक को नहीं पहचानती। यह तो बताने की जरूरत ही नहीं कि ट्यू ही तो वास्तव में उसके महल का कोई व्यक्ति है या नहीं। भले ही यह सच हो, लेकिन वह सफाई के प्रभारी एक हिजड़े को कैसे पहचान सकती है जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। महल की दासी कुलीन पत्नी हियेन के साथ घुटनों के बल बैठी और कुछ बार ट्यू ही तू को ध्यान से देखने के बाद डरते डरते बोली, महाराज, इस नौकर को कुछ बताना है। बोलना। फोंग कैन ने ठंडे स्वर में अपना मुंह खोला। यह नौकर इस जियाओ शी जी को पहचानता है। उसे कुछ दिन पहले सेंट्रल पैलेस द्वारा इस नौकर के स्थान पर भेजा गया था। कुछ समय पहले जब थीन उई नगी को पदोन्नत किया गया था तो यह नौकर रानी की ओर से एक उपहार लाया था। उस समय क्योंकि यह तिएउ ही तो कुछ ही दूरी पर ठोकर खा गया था, इस नौकर ने इसे कई बार देखा। तो यह छोटा हाय जी वही है जो सोंग थिएन लाओ में सेवा करता था। हैप्पी हेवन टॉवर। महारानी ने जियाओ शी जी को थोड़ा आश्चर्य से देखा। शुआंग तियान लो के पिछले मालिक मूल रूप से जू शी थे, लेकिन जू शी के समाप्त होने के बाद वह स्थान शाही उपपत्नी कियान का क्षेत्र बन गया। तो यह मामला। जियाओ शी जी ने यह सुना और निर्दोष होने की दलील देते हुए केवल इतना कहा कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया और उसे उन हानिकारक औषधीय जड़ी बूटियों के बारे में पता नहीं था। किसी को सोंग थिएन टॉवर की तलाशी लेने को कहो। मुझे याद है कि अंदर काफी किताबें हैं। फोंग कैन का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। बस सोंग थिएन बिल्डिंग को उल्टा कर दो। चिंता मत करो, बस आइटम ढूंढो और उसे बाहर लाओ। महारानी ने चुपके से समझ लिया। उस समय लेडी टू को किताबें पढ़ना पसंद था। जब सम्राट अभी भी उनका पक्ष लेते थे तो उन्होंने सोंग थिएन लाओ को कई किताबें दी थी। कविता और बातचीत की किताबों के अलावा दुर्लभ किताबें भी थीं, जिनमें चिकित्सा पुस्तकें शामिल थीं। बातचीत की किताबें
सोंग राजवंश से उपन्यास का एक रूप। मुख्य सामग्री इतिहास और समकालीन सामाजिक जीवन के बारे में थी। कुछ ही समय बाद थिएन उयेन नगी को भी लाया गया। उसकी आंखें लाल थीं। वह घुटनों के बल बैठी थी, लेकिन सम्राट का चेहरा बहुत उदास था। उसने उसे खड़े होने के लिए नहीं कहा, इसलिए उसे वहीं घुटने टेकने पड़े। उसके पीछे पदचिह्नों की आवाज सुनकर 3 लोगों को लाया गया जो घुटने टेक भी नहीं सकते थे। उन्हें यातना दी गई होगी। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। काफी देर बाद काओ दे झोंग जल्दी से वहां पहुंचा। उसकी अभिव्यक्ति शांत थी क्योंकि उसने कहा, महामहिम को रिपोर्ट करते हुए शाही रक्षकों को थिएन उयेन नगी के बेडरूम में जमीन पर रखे एक फूलदान के नीचे एक चिकित्सा पुस्तक मिली। पुस्तक पर हाल ही में पलटने के निशान हैं। पुस्तक में दिए गए नुस्खे के औषधीय गुण फूलदान में मिट्टी में पाए जाने वाले जहर के औषधीय गुणों से बहुत मिलते जुलते हैं। जैसे ही ये शब्द बोले गए, कमरे में मौजूद सभी लोगों के चेहरे बदल गए। कुलीन पत्नी हिएन और भी ज्यादा उत्तेजित हो गई, मानो वो इस थिएन उई नगी का गला घोंटकर उसे मार डालना चाहती हो। अगर मामले की स्पष्ट जांच नहीं की गई, तो आज बदकिस्मत व्यक्ति वो ही होगी। महल में राजकुमार को पालने की इकलौती इजाजत उसे ही है। अगर आज ट्रांग लैक येन के बच्चे को कुछ हो गया, तो मुझे डर है कि भाला सबसे पहले उसी पर तान दिया जाएगा। हालांकि वह इस बच्चे से नफरत करती थी, लेकिन वह इतनी मूर्ख नहीं थी कि उसे छू ले। वरना अगर ट्रांग लैक येन के बच्चे को कुछ हो गया, तो वह भी बदकिस्मत हो जाएगी। इससे तुम्हें क्या फायदा, तुम ही तो भुगतोगी। थिएन उई नगी, तुम फूहर हो। ट्रांग लैक येन के लिए यह मायने नहीं रखता कि अंत में यह किसने किया। महत्वपूर्ण यह है कि वह चाहती है कि जो लोग उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वे उम्मीद खो दें। जमीन पर घुटनों के बल बैठी शाही कुलीन पत्नी जियान और शाही पत्नी कियान की ओर देखते हुए झुआंग लुओयान ने कोई भाव नहीं दिखाया, बस अपने हाथ में कीनों के साथ खेल रही थी। उसके सुंदर नाखून खरोंच रहे थे, जिससे चिकनी त्वचा पर एक बदसूरत निशान बन गया था। फेंग जिन ने झुआंग लुओयान की हरकतों को देखा, लेकिन उसके दिल में उसने सोचा कि वह डर गई है। शाही पत्नी कियान की ओर उसकी निगाहें और भी ठंडी हो गईं। मैं जानना चाहता हूँ, तुम्हारा यह इरादा कब था? उसने सामने रखी गई चिकित्सा पुस्तक से नजरें हटा लीं। उस पर हानिकारक दवा का नुस्खा लिखा था। डोंग गुइजी, हांग हुआ, बान माओ, रेत, जी शी, सिन्हा नाम तिन्हा। फेंग जिन ने एक दवा का नाम पढ़ा। शाही चिकित्सकों के चेहरे पर भय की एक और परत भर गई। अगर यह दवा ली गई, तो व्यक्ति का आधा जीवन तुरंत खो जाएगा। भ्रूण स्वाभाविक रूप से संरक्षित नहीं होगा, और अगर कमरे में छोड़ दिया जाए, तो एक पल में कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अगर लंबे समय तक छोड़ दिया जाए, भले ही गर्भ में भ्रूण पैदा हो जाए, 10 में से 8 या 9 विकृतियां होंगी। यह तरीका बहुत क्रूर था। डोंग गुइजी, हांग हुआ, बान माओ, रेत, जी शी, सिन्हा नाम तिन्हा, प्राच्य चिकित्सा के नाम। तुम्हें क्या लगता है, अगर ये चीजें जमीन में बिना किसी को पता लगे छोड़ दी जाए तो क्या होगा? शाही चिकित्सकों ने अभी अपनी भावनाएं व्यक्त करना समाप्त भी नहीं किया था कि उन्होंने सम्राट का प्रश्न सुना। उन्होंने एक दूसरे को देखा और अंत में शाही चिकित्सक माओ की ओर मुड़े। यह स्त्री रोग विशेषज्ञ था, और वह अक्सर शाही उपपत्नी झाओ की नाड़ी जांचने आता था। उसे उत्तर देने देना ही सबसे अच्छा था। महाराज, इनमें से सिर्फ 1 या 2 जड़ी बूटियां इस्तेमाल करने से गर्भवती महिला का गर्भपात हो सकता है। जहां तक बान माओ और रेत जैसी अत्यधिक जहरीली जड़ी बूटियों की बात है, तो उन्हें बीमार लोगों और गर्भवती महिलाओं के लिए वर्जित किया जाता है। डोंग क्वीतू, हालांकि जहरीली नहीं है, लेकिन इसका असर दूसरी जड़ी बूटियों के असर को बढ़ाने वाला है।
शाही चिकित्सक माओ के पास आगे बढ़ने और घुटने टेकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर शाही उपपत्नी झाओ लंबे समय तक इन चीजों के संपर्क में रहती है तो भले ही भ्रूण को रखा जा सके, लेकिन वह बरकरार पैदा नहीं हो पाएगा। बहुत अच्छा, थीन उई नगी सचमुच ज्ञानी है। फोंग कैन ने किताब को अपने हाथ में तब तक जकड़े रखा जब तक उसमें से आवाज नहीं आई। थोड़ी देर बाद उसने उसे थिएन उई नगी के सामने फेंक दिया। उसे ठंडी निगाहों से देखते हुए, एक खूबसूरत त्वचा के नीचे छिपा हुआ एक गंदा और घृणित दिल। मैंने वास्तव में उस व्यक्ति को गलत समझा था। थिएन उयेन घी के होठों का कोना थोड़ा सा फड़क उठा, लेकिन वह स्पष्टीकरण का एक शब्द भी नहीं बोल सकी। यह वास्तव में उसका काम था और उसे उम्मीद भी नहीं थी कि चीजें इतनी आसानी से आगे बढ़ेंगी। एकमात्र दुर्भाग्य यह था कि वह चीज पहले ही हाय हुआ पैलेस में प्रवेश कर चुकी थी और फिर भी उसे खोज लिया गया। महारानी ने थिएन उयेन घी को लगभग अविश्वास में देखा। उसे ऐसी बेवकूफी भरी बात करने की क्या जरूरत थी? थिएन उई नगी के अभी तक कोई बच्चा नहीं है। ट्रांग लैक येन के पास बच्चा है या नहीं, इससे उसे कोई लेना देना नहीं है। भले ही ट्रांग लैक येन वास्तव में इस बच्चे को खो दे, उसे क्या लाभ मिलेगा? थिएन उई नगी, तुमने ऐसा क्यों किया? रानी ने भौहें सिकोड़कर पूछा। क्या आप जानते हैं कि राजकुमार की हत्या की साजिश रचने का क्या परिणाम होता है? यह रखेल जानती है। थिएन उई नगी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, इस हरम में जो चाहता है कि उसका गर्भपात हो जाए, वह सिर्फ मैं नहीं हूँ। मुझे डर है कि महारानी के दिल में भी यह उम्मीद नहीं है कि यह बच्चा पैदा हो। चुप रहो। फोंग कैन ने टेबल से चीनी मिट्टी का कप छीना और उसे थिएन उई नगी पर फेंक दिया। तुरंत उसके माथे का एक हिस्सा फट गया। उसके शरीर से चाय और खून बहने लगा। वह बेहद दयनीय दिख रही थी। फोंग कैन ने सुना था कि भ्रूण में भी आत्मा होती है। अगर उन्होंने सुना कि बाहर के लोग उनका स्वागत नहीं करते हैं, तो वे शायद फिर कभी नहीं आएंगे। वह क्रोधित हो गए और उन्होंने थिएन उई नगी की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरा बच्चा दुनिया के सभी लोगों की आशा है। तेरे जैसी जहरीली औरत, उसे क्यों रखना? दुनिया के सभी लोगों की अपेक्षाएं क्या हैं? यह सुनकर कुलीन पत्नी शियान के हाव भाव बदल गए। उसने अचानक अपना सिर उठाया, लेकिन देखा कि महारानी और शाही पत्नी चियू दोनों शांत थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने चुपके से अपने दांत पीस लिए, लेकिन अंत में उसने फिर से अपना सिर नीचे कर लिया। महारानी ने देखा कि सम्राट के हाव भाव अच्छे नहीं थे, इसलिए वह बोली, आपने जो कहा वह गलत है। यह महल वास्तव में शाही पत्नी चियू के लिए कामना करता है कि वह सुरक्षित रूप से इस बच्चे को जन्म दे। उसकी अभिव्यक्ति शांत रही। उसने थीन उयेन फी को देखा। उसकी आवाज पहले की तरह गंभीर थी। यह महल जन्म नहीं दे सकता। हरम में कोई भी व्यक्ति जो गर्भवती हो सकती है और सम्राट के लिए बच्चे को जन्म दे सकती है, वह इस महल के लिए अच्छी बात है। थिएन उई नगी, आपके विचार केवल आपका ही प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। आप कैसे जानते हैं कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं? थिएन उई नगी ने रानी की ओर देखा। उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं। जन्म देने में असमर्थ होने का क्या मतलब है? लेकिन रानी ने उसकी ओर फिर से नहीं देखा, मानो उसने जो कुछ कहा था वह कोई छोटी सी बात थी। न केवल थीन उई नगी, बल्कि हिएन क्वी फी और ट्रांग लैक येन भी इस खबर से बेहद हैरान थे। महारानी के बच्चे पैदा न कर पाने की बात कभी किसी ने नहीं कही। आज महारानी ने इतने लोगों के सामने यह बात कही। क्या यह दूसरों को यह नहीं बता रहा कि यह महारानी सिर्फ एक खाली बर्तन है और भावी सम्राट का उससे कोई खून का रिश्ता नहीं है? फोंग कैन ने रानी की ओर देखा। उसकी आंखों में भी अप्रत्याशित आश्चर्य था। वह एक पल के लिए थोड़ा स्तब्ध रह गया, फिर बोला, थाई फू, तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत है?
रानी ने सहजता से मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह देर सबेर होगा ही। हर किसी से झूठ बोलने का क्या मतलब है, जल्दी या बाद में? ट्रांग लेकयेन ने ये शब्द सुने और महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन महारानी के चेहरे पर उदासीनता और स्वीकार करने वाले भाव को देखकर वह समझ गई कि महारानी न केवल बच्चों के मुद्दे के बारे में बात कर रही थी, बल्कि ट्रियो परिवार के बारे में भी बात कर रही थी। यह पता चला कि महारानी हमेशा से समझती थी, बस उन्होंने इसे स्वीकार करना चुना। ट्रांग लेकयेन ने अपना सिर फोंग कैन की ओर देखा, अचानक सोचा कि शायद महारानी की चतुराईपूर्ण कार्रवाइयों की बदौलत सम्राट ट्रियो परिवार का पीछा नहीं करेगा और उसे खत्म नहीं करेगा। अन्यथा सम्राट को उसे उसके प्रथम नाम से पुकारने की क्या आवश्यकता थी? केवल कमल का फूल ही तोड़ो, हरी पत्तियां मत तोड़ो। जब तुम घर जाओ तो अपने पति से पूछो, क्या कोई मुझसे भी सुंदर है? कविता, वियतनामी महिला वोंग जोंग लिन्ह द्वारा। महारानी का नाम थाई फू था, जिसका अर्थ है कमल के फूल चुनना। अचानक वोंग जोंग लिन्ह की यह कविता याद आने पर ट्रांग लेकयेन का दिल थोड़ा द्रवित हो गया। उसने दूसरी ओर देखा, अब महारानी के चेहरे पर फीकी मुस्कान को नहीं देख रही थी। हिएन क्वीफी चुपचाप बैठी रही। उसे समझ में नहीं आया कि महारानी का क्या मतलब था, लेकिन फिर भी अनजाने में समझ गई कि यह ऐसी बात नहीं थी जो उसे पता होनी चाहिए। मैं समझता हूँ। फेंग जिन के चेहरे पर अचानक एक जटिल अभिव्यक्ति दिखाई दी, फिर जल्दी से सामान्य हो गया। उसने शाही उपपत्नी कियान को देखा। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी थी क्योंकि उसने कहा, शाही उपपत्नी कियान के पास बुरे विचार हैं। उसने शाही बेटे को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची है। मैं तुम्हें 3 फीट सफेद रेशम का इनाम दूंगा। शाही उपपत्नी कियान ने अचानक सम्राट को देखने के लिए अपना सिर उठाया। जैसे ही वह कुछ कहने वाली थी, एक हिजड़े ने जल्दी से उसका मुंह बंद कर दिया। कुलीन उपपत्नी जियान हैरान थी। हालांकि सम्राट ने कभी महिलाओं में लिप्त नहीं हुआ था, लेकिन उपपत्नी, भले ही उन्होंने कोई अपराध किया हो, उन्हें केवल पदावनत किया जाता था या ठंडे महल में भेजा जाता था, लेकिन इस बार उन्होंने तुरंत शाही उपपत्नी कियान की जान ले ली। उसने ट्रांग लेकयेन के पहले से ही बने हुए पेट को देखा, ईर्ष्या और भय दोनों से। सम्राट वास्तव में इस बच्चे को कितना महत्व देता था? अपने मालिक को आराम करने में मदद करो। फोंग कैन ने अपने बगल में बैठे ट्रांग लेकयेन की ओर देखा। चिंता मत करो, मैं इस मामले का ध्यान रखूंगा। ट्रांग लेकयेन ने थिएन उई नगी को देखा, जिसका मुंह कसकर ढका हुआ था। आज्ञाकारी ढंग से सुनी, वैन टिच का हाथ पकड़ा और मुख्य हॉल से बाहर निकल गई। दरवाजे तक पहुंचते ही उसकी अभिव्यक्ति सामान्य हो गई। कुछ दिन पहले महल ने भारी काम करने वाले नौकरों को पुनर्गठित किया था। प्रत्येक महल के लोगों को दूसरे महलों में स्थानांतरित कर दिया गया था। उसने इसे ध्यान से रिकॉर्ड किया था, यह देखने के लिए कि कौन किसका फायदा उठाएगा। यदि इस समय इसका पता नहीं चलता तो अपराधी निश्चित रूप से खुश होगा। अगर कुछ हुआ तो निश्चित रूप से किसी को दोषी ठहराया जाएगा। शायद सबसे अफसोस की बात यह थी कि अपराधी को उम्मीद नहीं थी कि उसे इतनी जल्दी पता चल जाएगा, इतनी जल्दी कि उसके पास सबूत नष्ट करने का समय नहीं था। ऐसा सोचते हुए ट्रांग लेकयेन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, एक महिला के रूप में वह दूसरों के लिए मुश्किलें खड़ी करना पसंद नहीं करती, लेकिन वह दूसरों को मनमाने ढंग से अपने लिए परेशानी खड़ी करने की इजाजत भी नहीं देती। अगर थिएन उई नगी ने कोई कदम नहीं उठाया होता, तो कोई भी उसे ट्रांग लेकयेन द्वारा खोदे गए गड्ढे में नहीं धकेलता। उसने अपना सिर उठाकर आसमान की ओर देखा और अचानक हंस पड़ी। वैन टिच, मुझे बताओ, महल में कितने लोग शो देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं? वान टिच को जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए उसने कहा, महाराज, जब तक आप स्वस्थ और सुरक्षित हैं,
तब तक किसी और चीज के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बेशक मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वह मुस्कुराई। इस हरम जैसी जगह में उसने कभी ज्यादा नहीं सोचा या बहुत ज्यादा नहीं चाहा, बस अपना कर्तव्य निभाया जो इस रखेल पेशे की व्यावसायिक नैतिकता से जुड़ा था। अपने पिछले जीवन में वह इसी की बदौलत काम पर आराम से रह पाती थी, और चूंकि वह यहाँ आई थी इसलिए वह स्वाभाविक रूप से यहाँ के नियमों का पालन करेगी। यूनशी ने उसे इतनी बेपरवाही से मुस्कुराते हुए देखा, उसे लगा कि उसका मूड इस समय ठीक नहीं है, इसलिए उसने सलाह दी, आज सम्राट ने शाही उपपत्नी थीन उयेन को पुरस्कृत किया है, दंडित किया है। भविष्य में महल में कोई भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं करेगा। जब छोटा राजकुमार पैदा होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। शाही चिकित्सक माओ ने कहा कि महारानी का यह भ्रूण शायद कोई राजकुमार है, लेकिन महारानी ज्यादा बात नहीं करने देती, दूसरों को पता नहीं चलता। ट्रांग लेक येन ने वैन तिच को देखा और आह भरी। तुम्हारी छोटी लड़की इतनी परवाह क्यों करती है? यह महल बहुत अच्छा है, जाओ अपना हंस अंडे का सूप ले आओ, यह महल कुछ खाना चाहता है। शाही चिकित्सक माओ ने कहा कि हालांकि हंस के अंडे विशेष रूप से कीमती नहीं थे, वे शरीर को ठंडा कर सकते हैं, विषरण कर सकते हैं और शरीर को पोषण दे सकते हैं, जो माँ और बच्चे दोनों के लिए अच्छा था, इसलिए उसने हर कुछ दिनों में एक कटोरा खाया। यू शी ने ध्यान से याद किया। शीहे पैलेस के मुख्य हॉल में फेंग जिन ने मुंह बंद किए हुए उपपत्नी थिएन उयेन को देखा, जो स्पष्ट रूप से भयभीत थी, और ठंडे स्वर में कहा, मुझे परवाह नहीं है कि आपने ऐसा क्यों किया। मेरे बच्चों के खिलाफ साजिश करना एक अक्षम्य अपराध है। वह आदमी कहाँ है? उसे नीचे लाओ। उसे मारते समय हाय हुआ महल से दूर रहना याद रखना। काओ डुक ट्रुंग ने यह सुना, जल्दी से किसी को थिएन उई नगी को खींचने के लिए बुलाया। वह खुद भी पीछे गया। एक हिजड़े के नेता से कहा, आप नियम जानते हैं। सम्राट शाही उपपत्नी चिएऊ और अजन्मे राजकुमार को बहुत महत्व देता है। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने इस व्यक्ति को एक चांदी की पट्टी भी फेंकी। हिजड़े के नेता को समझ में आ गया कि मुख्य प्रबंधक काओ चाहता था कि वह व्यक्ति आत्मा का नेतृत्व करे, ताकि हाय हुआ पैलेस के लोगों के साथ संघर्ष से बचा जा सके। वह एक साधन संपन्न व्यक्ति भी था, इसलिए उसने पैसे लेने की हिम्मत नहीं की, लेकिन जल्दी से उसे लौटाते हुए कहा, हिजड़े, निश्चिंत रहो, मैं इस मामले को निश्चित रूप से ठीक से संभाल लूंगा। जो व्यक्ति अजन्मे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की साजिश रचता है, वह अगर वहां भी चला जाए तो भी दोषी ही होगा। काओ डुक ट्रुंग ने अपनी नजर हटा ली और शांति से कहा, यह मौत की तलाश है। ऐसा कहकर उसने छोटे से हिजड़े को पीछे छोड़ दिया और मुख्य हॉल में प्रवेश करते समय झुककर प्रणाम किया। छोटा नपुंसक आश्चर्यचकित रह गया। हर कोई जानता था कि थिएन उई नगी ने राजकुमार को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची थी और उसे मरना पड़ा। नपुंसक काओ ने ऐसा कुछ क्यों कहा जो लोग समझ नहीं सके? थिएन उई नगी को घसीट कर ले जाया गया। महल में मौजूद नौकरों को भी बाहर निकाल दिया गया। केवल थिएन उई नगी के लिए काम करने वाले टियूहितू को घसीट कर बाहर निकाला गया। लाठी से पीट पीट कर मार डाला गया। वह अन्याय का एक भी शब्द नहीं बोल पाया। महल में मौजूद लगभग सभी लोग चले गए थे। फोंग कैन ने महारानी की ओर रुख किया और कहा, सबसे बड़ा राजकुमार अब जवान नहीं रहा, उसे अलग कर देना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि कोई उपयुक्त महल है या नहीं, और उसके रहने की व्यवस्था वहीं करनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि नोबल कंसोर्ट हिएन को अब क्राउन प्रिंस के मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है। महाराज, सबसे बड़े राजकुमार और मेरे बीच एक घनिष्ठ माँ बेटे का रिश्ता है। कुलीन पत्नी हिएन की आंखें लाल हो गईं और वह अपने और सबसे बड़े राजकुमार के बीच माँ बेटे के रिश्ते के बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन फोंग कैन ने उसे बाधित कर दिया।
आपने सबसे बड़े राजकुमार को केवल कुछ वर्षों तक पाला है। वह न तो उसकी माँ है, न ही उसकी जैविक माँ। मातृ प्रेम की तो बात ही छोड़िए। फोंग कैन ने ठंडी निगाह से शाही कुलीन संगिनी हियेन की ओर देखा। उसके चेहरे पर शिकायत और व्यथा के भाव देखकर वह झुंझला उठा। यदि आप नियम भूल गई हैं, तो नौकरानियों को आपको फिर से सिखाने दें। आपको इस मामले पर अब और ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। इसे महारानी को ही संभालने दें। कुलीन पत्नी हियेन एक क्षण के लिए अवाक रह गई। फिर उन्होंने रुंधे गले से कहा, मैं आज्ञा का पालन करती हूँ। अब से महारानी को महल में हर चीज का ख्याल रखने दो। फोंग कैन खड़ा हो गया। आप काम करो, मैं निश्चिंत हो सकता हूँ। यह कहकर वह तुरंत वहां से चली गई। रानी तुरंत खड़ी हुई और सम्राट को विदा करने के लिए सलामी दी। जब सम्राट बहुत दूर चले गए, तो महारानी ने नोबल कंसोर्ट हियेन की ओर देखा, जो कि हतप्रभ थी, मंद मंद मुस्कुरा रही थी। मुझे भी वापस जाना है, नोबल कंसोर्ट हियेन। क्या आप मेरे साथ आएंगी? आखिरकार यह चियूफी का महल है, हमें उसके आराम में खलल नहीं डालना चाहिए। रानी की बात सुनकर कुलीन पत्नी हियेन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। यह मुस्कान बेहद कड़वी थी। ठंडी रात की हवा बह रही थी, सूखे पत्ते सरसरा रहे थे, एक व्यक्ति की करुण पुकार के साथ मिश्रित। हिजड़े ने थिएन उयेन घी को बिखरे बालों के साथ देखा, जो अब पहले जैसा सुंदर नहीं रहा। मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें ठंडी थी। थिएन उयेन घी, कृपया अपने रास्ते पर चलें। थिएन उई नघी बर्फ सफेद रेशम को देखते ही अकड़ गई। घबराहट में अपना सिर हिलाते हुए पीछे हट गई। वह मरना नहीं चाहती थी, वह मौत से डरती थी, वह जीना चाहती थी। उस व्यक्ति की तरह किसी और के सिर पर खुशी से जीना चाहती थी। हिजड़ों ने उसे संघर्ष करने की अनुमति नहीं दी। उनमें से एक ने जल्दी से जाकर उसके गले में रेशमी रिबन लपेट दिया। उसकी आवाज धीमी और भावहीन थी, अपने अगले जन्म में कोई और अनैतिक काम मत करना। सुरक्षित यात्रा करो। बोलना समाप्त करते ही उसने अपना हाथ जोर से खींच लिया। धूप बत्ती की आधी तीली जलाने के बाद हिजड़े के नेता ने कमरे में मौजूद लोगों को बाहर आते देखा। यह जानते हुए कि मामला खत्म हो गया है, उसने अपना हाथ हिलाया, अपने पीछे खड़े ताओवादी को अंदर आने का संकेत देते हुए। इसे साफ करना याद रखना। ताओवादी ने सिर हिलाया, अपनी घोड़े की पूंछ जैसी छड़ी हिलाई और चुपचाप कमरे में प्रवेश कर गया। जब तुम्हारा काम हो जाए तो इसे बाहर निकाल देना। सम्राट ने आदेश दिया है कि हम उसे मृतकों के रीति रिवाज के अनुसार दफना दें। हमें अब और मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 9वीं रैंक का गार्ड, हालांकि इसे एक उपाधि कहा जाता है, वास्तव में यह किसी स्थिति वाली महल की नौकरानी के बराबर भी नहीं है। यह थिएन उई नघी वास्तव में दिमाग से क्षतिग्रस्त है। महल में हर कोई जानता है कि सम्राट चियूफी को कितना महत्व देता है, और वह अभी भी लोगों को नुकसान पहुंचाने की साजिश करना चाहती है। न केवल उसका नेटवर्क पर्याप्त रूप से विस्तृत नहीं है, बल्कि उसका दिमाग भी उतना अच्छा नहीं है। क्या एक जीवन खोना और इस तरह से जीवन जीना उचित है? आधे घंटे बाद थिएन उई नघी को बाहर लाया गया। हिजड़े के नेता ने अपने हाथ रगड़े और अपने पीछे खड़े छोटे हिजड़े से कहा, चलो चलते हैं। मुझे अभी भी हिजड़े काओ को परिणाम बताना है। कीन चीन्ह महल में रोशनी चमक रही थी। फोंग कैन ने काओ डुक ट्रुंग की रिपोर्ट सुनी और शांति से कहा, अगर यह हो गया है, तो अब इसके बारे में और बताने की जरूरत नहीं है। किसी को कहो कि वह हाय हुआ महल पर ध्यान से नजर रखे। मैं चाहता हूँ कि चियूफी और बच्चा स्वस्थ और सुरक्षित रहें। काओ डुक ट्रुंग ने आदेश प्राप्त किया और पीछे हट गया। कीन चिन्ह महल से बाहर निकलने के बाद ही उसने राहत की सांस लेने की हिम्मत की। उसे स्पष्ट रूप से ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने अभी कुछ ऐसा सीखा है जो उसे नहीं सीखना चाहिए था।
थीन हुई नगी की मृत्यु ने महल में मौजूद रखैलों को कुछ हद तक सदमे में डाल दिया। जब ट्रांग लेक येन का गर्भ 8वें महीने में प्रवेश कर गया तो मौसम धीरे धीरे गर्म होता गया और उसे बहुत ठंडा खाना खाने की अनुमति नहीं थी। वह केवल कमरे में बर्फ के कई बर्तन रख सकती थी और महल की नौकरानियों को लगातार पंखा झलने दे सकती थी, जिससे उसे थोड़ा कम घुटन महसूस होती थी। हर दिन शाही चिकित्सक 3 बार उसकी नाड़ी की जांच करने आता था और गर्भ बहुत अच्छा था। ट्रांग लेक येन बहुत चिंतित नहीं थी, लेकिन बच्चा बहुत मजबूत था। अपने हाथों और पैरों को जोर जोर से हिलाता और हिलाता था, जिससे कभी कभी उसे दर्द और परेशानी होती थी। रातें और भी ज्यादा असहज थी। दिन बहुत ज्यादा गर्म थे। कभी कभी उसे सांस लेने में भी तकलीफ होती थी, इसलिए उसका स्वभाव और भी ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया था। बारिश होने में काफी समय लग गया। अगला दिन बहुत ठंडा था। ट्रांग लेक येन ने वैन तिच का हाथ थामा और शाही बगीचे में चली गई। अचानक उसने देखा कि तू नगीतो और क्वी टैन येन एक विश्राम मंडप में बहस कर रहे थे, यहाँ तक कि उसका जिक्र भी कर रहे थे। इस समय उसका स्वभाव बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए उसने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, तुम दोनों वाकई बहुत उत्साही हो। अगर तुम्हें इस महल से कोई शिकायत है तो तुम इसे इस महल के सामने क्यों नहीं कहते? दोनों लोगों को उम्मीद नहीं थी कि 8 महीने की गर्भवती ट्रांग लेक येन फिर भी यहाँ आएगी। उसका चेहरा तुरंत बदल गया और वह घुटनों के बल गिर गई। वे दोनों यह अच्छी तरह समझ गए थे कि हरम में महारानी को भी ट्रांग लेक येन को कुछ सम्मान देना होगा। उन रखैलों की तो बात ही छोड़िए, जिन पर अब सम्राट की कृपा दृष्टि नहीं रही। हाँ, आप और क्यों नहीं बताते? ट्रांग लेक येन ने अपने हाथ में पंखा लहराया, मंडप में पत्थर की मेज पर बैठ गई और पूछा, आप क्या कह रहे हैं? जैसे यह महल हर दिन सम्राट को संभालने के लिए गर्भवती होने पर निर्भर करता है। क्या उपपत्नी तो यह कह रही है कि आपको सम्राट और इस महल से कुछ असंतोष है? उपपत्नी तो कांप उठी और बोली, इस उपपत्नी की हिम्मत नहीं है शाही कुलीन पत्नी शू के संरक्षण के बिना। हालांकि शाही कुलीन पत्नी शू का स्वभाव अभी भी पहले की तरह ही अप्रिय था, लेकिन उसकी हिम्मत बहुत कम हो गई थी। उसे इस तरह देखते हुए ट्रांग लेक येन को उसका पिछला तिरस्कारपूर्ण रूप याद आ गया। ट्रांग लेक येन ने केवल शाही कुलीन पत्नी सू की ओर देखा, लेकिन उसकी नज़र तुरंत शाही कुलीन पत्नी येन पर पड़ी। आप सिर्फ एक शाही कुलीन पत्नी हैं, फिर भी आप शाही कुलीन पत्नी तून्ही से बहस करने की हिम्मत कैसे कर सकती हैं? आपको हिम्मत किसने दी? जब से शाही कुलीन पत्नी शू कमजोर हुई है, शाही कुलीन पत्नी सू का महल में जीवन मुश्किल हो गया है। आज शाही कुलीन पत्नी यान ने भी उसके साथ परेशानी खड़ी करने की हिम्मत की। यह देखा जा सकता है कि उसे आम तौर पर बहुत सारी शिकायतें झेलनी पड़ती हैं। शाही कुलीन पत्नी यान ने तुरंत चिल्लाते हुए कहा, महाराज, कृपया निष्पक्ष रहें। यह इसलिए हुआ क्योंकि शाही कुलीन पत्नी सू आपके महामहिम के प्रति असम्मानजनक थी, इसलिए इस उपपत्नी ने बहस करने के लिए बात की। वास्तव में पंखा पकड़े ट्रांग लेक येन का हाथ थोड़ा रुका। वह तुरंत मुस्कुराई और बोली, इस महल को नहीं पता, शाही उपपत्नी येन को इस महल की इतनी परवाह कब से हो गई? उपपत्नी येन ने अपने होंठ काटे और समझाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। ट्रांग लेक येन के साथ उसके संबंध कभी अच्छे नहीं रहे, यहाँ तक कि उसने ट्रांग लेक येन के कठिन समय का फायदा उठाकर उसे अपमानित भी किया। आज ट्रांग लेक येन ने ऐसा कहा, उसके पास इनकार करने के लिए कोई शब्द नहीं था। ट्रांग लेक येन के होठों पर मुस्कान अचानक ज्वार की तरह गायब हो गई। कोई येन क्वी टैन और तोतु नगी वरिष्ठता और वरिष्ठता के बीच अंतर नहीं जानते हैं। उनके मुंह पर 30 बार थप्पड़ मारो। हाँ, थिना ट्रुक पीछे खड़ी हो गई और कुछ महल की नौकरानियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। 2 लोगों के संघर्ष पर ध्यान न देते हुए ट्रांग लेक येन ने अपने हाथ में पंखा लहराया। मंडप में पत्थर की मेज पर बैठ गई और पूछा, आप क्या कह रहे हैं? जैसे यह महल हर दिन सम्राट को संभालने के लिए गर्भवती होने पर निर्भर करता है। क्या उपपत्नी तो यह कह रही है कि आपको सम्राट और इस महल से कुछ असंतोष है? उपपत्नी तो कांप उठी और बोली, इस उपपत्नी की हिम्मत नहीं है शाही कुलीन पत्नी यान ने तुरंत चिल्लाते हुए कहा, महाराज, कृपया निष्पक्ष रहें। यह इसलिए हुआ क्योंकि शाही कुलीन पत्नी सू आपके महामहिम के प्रति असम्मानजनक थी, इसलिए इस उपपत्नी ने बहस करने के लिए बात की। वास्तव में पंखा पकड़े ट्रांग लेक येन का हाथ थोड़ा रुका। वह तुरंत मुस्कुराई और बोली, इस महल को नहीं पता, शाही कुलीन पत्नी यान ने भी उसके साथ परेशानी खड़ी करने की हिम्मत की। यह देखा जा सकता है कि उसे आम तौर पर बहुत सारी शिकाय
2 जोरदार थप्पड़ तुरंत मारे गए। जोरदार थप्पड़ों की आवाज सुनकर ट्रांग लेक येन को अचानक याद आया कि जब वह पहली बार यहाँ आई थी तो शरीर के पिछले मालिक को माँ थी ने थप्पड़ मारा था। आज ट्रांग लेक येन के साथ परेशानी पैदा करने वाले सभी लोग हरम के अतीत की बात हो गए हैं। कौन जानता है कि भविष्य में कौन मेरे साथ परेशानी पैदा करना चाहेगा। उसने अपनी आंखें दूसरी ओर घुमा लीं। उपपत्नी सु और उपपत्नी यान की ओर न देखते हुए युन शी का हाथ पकड़कर धीरे धीरे खड़ी हुई मंडप के बाहर चली गई। पास ही में एक सुंदर तितली को फड़फड़ाते हुए देखा। धीरे से उसके पेट को सहलाने के लिए आगे बढ़ी। वहां कोई था जो वास्तव में उसके लिए मौजूद था। उपपत्नी और सम्राट, शायद सच्ची भावनाएं भी थी, लेकिन उससे भी अधिक वे अभी भी नकली थी। वह नहीं जानती थी कि फेंग जिन के मन में उसके लिए कितनी भावनाएं थी, लेकिन एक चीज थी जिसके लिए वह उसकी आभारी थी। वह यह थी कि उसने उसके पेट में पल रहे बच्चे की रक्षा करने की पूरी कोशिश की। अन्यथा चाहे वह कितनी भी षड्यंत्रकारी क्यों न हो, बच्चे को रखना मुश्किल होगा। सम्राट आ गए हैं। ट्रांग लेक येन ने अपना सिर घुमाया और देखा कि फोंग कैन उसकी ओर आ रहा है। उसने थिनर ट्रुक और बाकी लोगों की तरफ देखा जो रुक गए थे। उसका चेहरा खिल उठा और वह सम्राट की ओर मुड़ी। महाराज यहाँ क्यों है? मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। फोंग कैन ने उसका समर्थन किया। मंडप में घुटनों के बल बैठे लोगों की ओर देखा। कॉनक्यूबिन टू और कॉनक्यूबिन येन ने क्या किया? अभी जब मैं आया तो मैंने तुम दोनों को बहस करते हुए सुना और यहाँ तक कि मेरा भी जिक्र किया और कहा कि मैंने सम्राट का फायदा उठाने के लिए बच्चे पर भरोसा किया। मैं गुस्से में था, इसलिए मैंने किसी को उनके मुंह पर थप्पड़ मारने के लिए कहा। ट्रांग लेक येन का चेहरा थोड़ा काला पड़ गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सम्राट यहाँ आएंगे। अगर ऐसा है तो आपको रुकने की जरूरत नहीं है। मेरे मुंह पर थप्पड़ मारना जारी रखें। फोंग कैन ने मंडप के अंदर मौजूद 2 लोगों पर ठंडी नजर डाली। ट्रांग लेक येन का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे बाहर निकलते हुए कहा, लेक येन, रानी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ट्रांग लेक येन को उम्मीद नहीं थी कि फोंग कैन उससे यह सवाल पूछेगा। वह फोंग कैन के शांत भाव को देखकर हैरान रह गई। थोड़ी देर बाद उसने कहा, रानी निष्पक्ष और ईमानदारी से काम करती है और हरम का प्रबंधन बहुत अच्छी तरह से करती है। कुछ क्षण विचार करने के बाद फोंग कैन ने उसका हाथ छोड़ दिया, अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांध लिया और कहा, मैं समझ गया। ट्रांग लेक येन ने पंखा हाथ में लेकर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपको भी ऐसा ही लगता है न? यह आदमी हृदयहीन था, लेकिन हृदयहीन होने की हद तक नहीं और अमानवीय होने की हद तक कृतघ्न नहीं। पहली बार ट्रांग लेक येन को इतना सीधे पूछते हुए सुनकर फोंग कैन थोड़ा हैरान हुआ। उसने उस महिला की ओर देखा जो अभी भी मुस्कुरा रही थी। उसकी भावनाएं बेहद जटिल थी। फिर उसे एक अवर्णनीय आराम की अनुभूति हुई। उसने 15 साल की उम्र में मुझसे शादी की। पलक झपकते ही 10 साल से ज्यादा बीत गए। ट्रांग लेक येन ने अपनी आंखें नीची कर लीं, अपने हाथ में पंखे को देखते हुए, जिस पर एक खूबसूरत महिला का चित्र बना था जो रेलिंग के सहारे बैठी थी। उसने फूलों वाली पोशाक और जेड हेयरपिन पहना हुआ था, अकेली और एकाकी। महाराज बहुत दयालु हैं। बोलने के बाद उसने अपना सिर उठाया और फोंग कैन की ओर देखा। उनकी आंखें मिली, लेकिन अंत में फोंग कैन ने फिर भी उसकी नजरों से बचते हुए पहले कदम रखा। उसने दूसरी बार ट्रांग लेक येन का हाथ पकड़ा और एक हल्की आह भरी, मैं तुम्हारे साथ महल वापस जाऊंगा। जल्द ही गर्मी हो जाएगी। सम्राट थान तुयेन के शासनकाल के 11वें वर्ष में महारानी दोआन हुआ के मातृ परिवार त्रियुथी ने कई गंभीर अपराध किए। सम्राट द्वारा उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई और उन्हें सामान्य दर्जा दे दिया गया।
सम्राट और महारानी के वैवाहिक संबंधों को याद करते हुए ट्रियो परिवार का सिर नहीं काटा गया, बल्कि उन्हें केवल सीमा पर निर्वासित कर दिया गया। सम्राट थान तुयेन ने यह भी घोषणा की कि ट्रियो परिवार की अगली 3 पीढ़ियों को शाही परीक्षाओं में भाग लेने या अधिकारी बनने की अनुमति नहीं दी जाएगी।